नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। हमारी टीम आज तक आज यहां पर इसीलिए मौजूद है क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही साबित होते हैं तो आने वाले 100-125 दिनों तक क्या रूपरेखा होगी, कैसे देश आगे बढ़ेगा। हमारे साथ विक्रांत गुप्ता है, अंजना ओम कश्यप है, गौरव सावंत है, नेहा बाथम है, सईद अंसारी है, सुधीर चौधरी है, चित्रा त्रिपाठी है, सिद्धार्थ जरावी है और साथ में अर्पिता आर्या है। अब आज तक पर आप देखते होंगे कि हम सब कवर सब कुछ करते हैं, एक्सपर्टीज भी हमारा एक क्षेत्र में रहता है, लेकिन अगर एग्जिट पोल यानी एग्जिट पोल के नतीजे जो हमारे सामने आए हैं और अब जो मतगणना कल होनी है उसके बीच में जो आज का दिन है वो भी बेहद निर्णायक है। अब आज तक को ही दिए इंटरव्यू में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं आपको एक स्पष्ट खबर देता हूं, 100 नहीं 125 दिन का प्लान है। अंजना का वो सवाल था और 125 दिनों की प्लानिंग पूरी प्रधानमंत्री ने कर रखी। बिल्कुल श्वेता, देखिए प्रधानमंत्री ने युवाओं पर खास तौर पर उन्होंने चर्चा की थी मेरे सवाल के जवाब में, लेकिन चूंकि हम लोग मोदी 3.0 की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा राइडर इसमें यही है कि अभी एग्जिट पोल के अनुमान पर हम ये पूरा शो कर रहे हैं। अभी नतीजों का इंतजार करना होगा, अनुमान होते हैं। हाँ, एग्जिट पोल हमारा एग्जैक्ट पोल हुआ है, इसीलिए हमेशा 94% एक्यूरेसी के साथ इसलिए हम ये शो कर रहे हैं। श्वेता देखिए, सबसे दिलचस्प बात प्रधानमंत्री ने युवाओं पर जोर दिया, लेकिन आपके एक सवाल पर दिया हुआ जवाब मुझे लगता है 100 दिनों में उनकी प्राथमिकता होगी। आपने जब उनसे पूछा था कि क्या बड़े फैसले भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, तो उन्होंने कहा था मैं सोचता हूं कि जनता के पैसे उनको वापस लौटा दूं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की मोदी 3.0 में सबसे बड़ी प्राथमिकता, शायद उन्होंने जिक्र भी किया कि अलग अलग जो एजेंसियां हैं वो कितने पैसे इकट्ठा कर रही हैं जब वो जब्त कर रही हैं पैसे को, तो उन्होंने कहा कि सोचता हूं जनता को वापस लौटाऊं। और उन्होंने कहा कि जमीन के पतले नौकरी वाला जो घोटाला है बिहार का, उन्होंने जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि वहां पर देखिए जमीन लिया जा रहा है और बाकायदा नाम भी दिया कि अगर किसी शख्स की जमीन ये तय हो जाए कि इस व्यक्ति ने नौकरी देने के एवज में घूस में रिश्वत में ये जमीन दी थी जो कि उसकी खुद की जमीन है, तो वो जमीन हम उसको वापस कर देंगे। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही लोकप्रिय, अगर ऐसा फैसला वो लेते हैं तो ये शायद उनका सबसे लोकप्रिय और बड़ा फैसला मेरी नजर में होगा। चाहे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो, सामान आचार संहिता, माफ कीजिएगा, जो यूसीसी की बात वो करते रहे हैं उनके उसमें भी है वो, लेकिन स्टेट्स में लागू हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला फैसला जो आपके सवाल के जवाब में था वो सबसे लोकप्रिय और बड़ी चीज होगी। कन्याकुमारी से लौटते हुए भी एक पूरा दस्तावेज तैयार कर लिया सुधीर। वो दस्तावेज मैं लेकर आया हूँ। देखिए, हम ये बात क्यों कर रहे हैं आज श्वेता, ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी ये मान ही लिया है कि वो तीसरे टर्म में आ रहे हैं। और कन्याकुमारी से लौटते हुए जो उन्होंने लिखा है अपने इस पत्र में, जो उन्होंने देश के लोगों के नाम लिखा है, उसमें एक्चुअली उन्होंने अपना पूरा रोड मैप बताया है। लेकिन आज देखिए चर्चा किस चीज की चल रही है। देश में लोग ऐसा कह रहे हैं कि आते ही वो क्या कहेंगे। तो 2014 में जब वो आए थे तो उन्होंने सबका साथ ये कहा था, फिर 2019 में उन्होंने सबका विकास। अब लोग ऐसा कह रहे हैं कि इस बार सबका हिसाब करेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो जो रहेगी, जो कि विपक्षी नेताओं को थोड़ा सा अस्थिर कर सकती है, चिंता में डाल सकती है, वो ये कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उनकी ये मुहिम है, ये अब मुझे लगता है और ज्यादा तेज होगी, ये और ज्यादा आगे बढ़ेगी। कुछ चीजें हैं जो अंजना ने बता ही दी हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन वगैरह, लेकिन जो पुरानी व्यवस्था है, अगर हम लार्जर पिक्चर की बात करें तो मुझे लगता है जो पुरानी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जो रह गई थी वो टूटेंगी। देखिए, जब पहले टर्म में कोई प्रधानमंत्री आता है तो उसको लगता है मैं किराए के घर में आया हूँ, अगली बार पता नहीं रहूं या ना रहूं, तो वो छोटे चेंजेस करता है। फिर जब दूसरा टर्म मिलता है तो उसको लगता है कि नहीं, अब ये मकान में थोड़ा, अब ऐसा लगता है कि ये मकान मैंने ले लिया है, इसमें मुझे समय मिलेगा। लेकिन जब तीसरे टर्म में कोई प्रधानमंत्री या कोई सरकार आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो उस अपने तीसरे टर्म में स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देती है उस मकान में, क्योंकि उसके पास इतना विश्वास होता है, उसके पास इतना जबरदस्त मैंडेट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आपको देश में, हमारी व्यवस्था में, मैं यहाँ संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ, संविधान को हटा दीजिए, लेकिन हमारी व्यवस्था में इस बार आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलेंगे, बड़े जो बदलाव हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर आप उसके अंदर थीम में जाएं तो एक बहुत बड़ा थीम होगा अनुशासन, दूसरा होगा लेवल प्लेइंग फील्ड। ये जो धर्म के आधार पर या जो अभी तक जितनी राजनीति चल रही थी, अब उनकी कोशिश होगी कि अगले 5 साल में सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए और अनुशासन, खास तौर पर इकोनॉमिक डिसिप्लिन पर उनका बहुत ज्यादा ध्यान रहने वाला है। और आने वाले 5 सालों में ब्रांड भारत ये और ज्यादा चमकेगा। और हमारा जो अपना अंदाज है, यानी
जो हमें दूसरों से विरासत में मिला है पश्चिमी देशों से, उसको छोड़कर हम अपने तरीके से कैसे अपने देश का विकास कर सकते हैं, ये बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन जा सकता है, जिसका वो वादा कर चुके हैं। वक्फ बोर्ड जैसे एक्ट हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसे जो एक्ट हैं, ये सारे जो हैं ये जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का जो रिजर्वेशन है वो भी इसी टर्म में होगा, और उस पर भी एक बहुत बड़ा, तो हमारे देश में जो अगली बार जब हम चुनाव कवर करेंगे तो शायद वो चुनाव ऐसे नहीं होंगे जैसे कि इस बार हमने किए हैं। और वो इसलिए होगा, देखिए ना, सब विपक्ष तो यही कह रहा है चित्रा की माइंड गेम चल रहा है, माइंड गेम खेल रहे हैं प्रधानमंत्री कि इतनी सारी बैठकें हो रही हैं, पर इतनी सारी बैठकें हो रही हैं मतलब कुछ काम के लिए हो रही हैं आगे। श्वेता, आप तो कन्याकुमारी से वो पूरी कवरेज करके आ रही हैं जिसको लेकर विपक्ष ने पूरा सवाल खड़े किए थे, वो इतर बात है। लेकिन यकीनन एक के बाद एक बैठकें जिस तरह से नरेंद्र मोदी की ओर से आयोजित की जा रही हैं, अगले 100 से 125 दिनों का ये पूरा का पूरा प्लान है। देखिए 2019 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं तो 100 दिनों के अंदर किस तरह से अनुच्छेद 370 को लागू कर दिया जाता है। 5 अगस्त 2019 की ये वो तारीख थी। उसके बाद राम मंदिर हमने देखा इसी साल के जनवरी महीने में 22 तारीख को, ये जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का हमेशा हिस्सा हुआ करता था। जब मजबूती से नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आते हैं तो फिर राम मंदिर का भव्य निर्माण होता है और उसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। अब जो तीसरा बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का, श्वेता उस दिन आप एंकरिंग कर रही थी और मैं रिपोर्टिंग कर रही थी संकल्प पत्र से जब जारी किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का, तो उस दिन भी हमने देखा था कैसे यूसीसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बातें कही गई और समान नागरिक संहिता को लेकर यकीनन मोदी सरकार सत्ता में आती है अगर तो एग्जिट पोल के आंकड़े वही बता रहे हैं। प्रधानमंत्री भी पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं जिस तरह से उन्होंने लगातार परिश्रम किया है, जो बीजेपी की ओर से दावा किया जाता है। तो यूसीसी को तत्काल लागू किया जाएगा, इसमें किंतु परंतु की कोई भी अब गुंजाइश नहीं बची हुई है। आपको बताते चले उत्तराखंड सरकार ने पहले ही लागू कर दिया है इसको। भारतीय जनता पार्टी ने, एक होता है ना कि हम ट्राई करके देख लें कि इस राज्य में होता है तो विरोध का कितना सामना हमको करना पड़ता है, वहां पर जब इसको लागू किया गया तो विरोधी दल उस तरह से मुखर नहीं हो पाए जिसकी उम्मीद या जिसकी आशंका भारतीय जनता पार्टी को थी। तो यह 100% तय है कि आते ही 100 दिन 125 दिनों में यूसीसी को देश भर में यानी कि समान नागरिक संहिता हर एक के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र जिस दिन जारी किया गया था उसी दिन इन बातों को कहा गया था। 2-3 और बातें जिसको मैं उठाना चाहूंगी। देखिए 70 साल के जो बुजुर्ग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, गरीब हों, मध्यम वर्ग हो या फिर धनी परिवार के हों, सभी को आयुष्मान भारत योजना के तहत लेकर आया जाएगा और उनको 5 लाख रुपए तक की फ्री जो सहूलियत है इलाज की वो दी जाएगी। इसको लागू करना अब अनिवार्य होगा जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर को गांव-गांव तक और कैसे पहुंचाया जाए, 60,000 नए गांवों को सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया गया है, पक्की सड़कें बनाई गई हैं, उसको और ज्यादा विस्तार दिए जाने की यहां पर बीजेपी की ओर से कोशिश होगी। विरासत और विकास को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे ज्यादा एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है श्वेता, वो है यूसीसी, जिसको आगे आने वाले 100 दिन या 125 दिनों के भीतर 100% बीजेपी लागू करेगी। इसमें अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कहीं भी किंतु परंतु की कोई गुंजाइश बची हुई है। पर नेहा, सबसे ज्यादा घेरा गया भ्रष्टाचार, माफ कीजिएगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर, तो ये सारी चीजें एजेंडा पे दो ही अहम पॉइंट्स थे श्वेता जिस पर विपक्ष ने लगातार घिरा, वो था महंगाई और बेरोजगारी। लगातार हमने आरजेडी को भी सुना, तेजस्वी यादव मुखर होकर बोलते रहे कि बिहार में देखकर नहीं गए कि किस तरीके से वहां पर महंगाई और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हालांकि उस पर उनको ही वापस लपेटे में ले लिया गया। लेकिन 4 प्रमुख पॉइंट्स है जिसमें आप सबकी बातों का समावेश होता है, वो है गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी और सिक्योरिटी। इन पर महत्वपूर्ण तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से ही फोकस रहेगा और आने वाले 100 दिन में, जो कि 1 जुलाई से इंप्लीमेंट होगा, इन सभी पर निवेश बढ़ाया जाएगा। अब किस तरीके से निवेश बढ़ाया जाएगा ये सुनिए। इकोनॉमी में निवेश बढ़ाया जाएगा तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा जोर देने वाले हैं, जिसमें रेल रोड पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली है मोदी सरकार। ये पहले ही नितिन गडकरी की ओर से साफ तौर पर कह दिया गया था कि जितने भी रेलवेज हैं, जितने भी पुल हैं, जितने भी सड़क का निर्माण है, हाईवेज हैं, उन पर बेहतरीन सड़कों का निर्माण किया जाएगा और सबसे ज्यादा पुश इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाएगा। ये इकोनॉमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डोमेस्टिक जो उत्पादकता है, यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, उसको और बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जो हमारे मजदूर हैं, हमारे जो कामगार हैं, हमारे जो लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, उसको अगर पुश दिया जाएगा तो लोगों की जेबों में पैसा आएगा। जो ग्रामीण स्तर पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो अपने हस्तकला और उसमें
निपुण हैं उनको खास तौर पर प्रधानमंत्री अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के दायरे में लाना चाहते हैं। अब फार्मा, एपीआई, टेक्सटाइल्स, ऑटो, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इन पर किस तरीके से जोर है इस बार के बजट में हमने देख ही लिया है। कैपिटल गुड्स जिसमें कि रेलवेज और डिफेंस आता है, डिफेंस आप कवर करती हैं, आप जानती हैं किस तरीके से लगातार पिछले 5 साल में गवर्नमेंट ने इसमें अपना जो है निवेश भी बढ़ाया और कैसे भारतीय सरहदों पर हमारे सैनिकों की जो संख्या है वो बढ़ी है और अत्याधुनिक जो हथियारों का इस्तेमाल है वो भी और ज्यादा बढ़ा है। अब कैपिटल गुड्स में रेलवेज और डिफेंस के अलावा आते हैं हाउसिंग, टूरिज्म और एविएशन। अब एविएशन किस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है और विस्तार इसका किया जा रहा है ये हम समझ सकते हैं उड़ानों की संख्या से। जब भी हम जाते हैं किसी भी डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट लेने तो सभी उड़ानें आजकल ज्यादातर फुल होती हैं। ये हम सबने इस ट्रैवल के दौरान भी महसूस किया होगा। किसी भी आप डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट में सीट बुक करने की कोशिश करिए तो लगातार लोगों का जो जीवन का स्तर है वो बढ़ रहा है। लोग जो पहले फर्स्ट एसी में ट्रैवल करते थे अब वो डोमेस्टिक में उड़ानों का सहारा लेते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है वो है कर्मयोगी टैलेंट बैंक। अब ये कर्मयोगी टैलेंट बैंक क्या है इसके बारे में एक बार विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि सिविल सर्वेंट्स को रेट किया जाए उनके प्रमोशन से पहले, यानी कि प्रमोशंस में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है उसे किसी ना किसी तरीके से कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए और ये और ज्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर हो, ये प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है। श्वेता, गौरव, पीओके पे कुछ वैसा मैनिफेस्टो में तो नहीं है पर आपको लग रहा है कि कुछ होगा, कुछ हरकत होगी? तो अगर आप 2019 से 2024 को एक ट्रेलर के रूप में देखें, चाहे वो रक्षा की नीति हो या विदेश की नीति हो, तो 2024 के बाद अगर नरेंद्र मोदी सरकार आती है जिस तरह के सारे अनुमान हैं तो आप जम्मू और कश्मीर में बहुत जबरदस्त परिवर्तन देखेंगे। 2019 में क्या हुआ था, जैसा चित्रा ने बताया, अनुच्छेद 370 हटा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद एक आमूलचूल परिवर्तन आया। अब क्या उसको नेक्स्ट लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाया जाएगा, वो है पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर में से जो तुलना है, जम्मू और कश्मीर में कितना जबरदस्त विकास हो रहा है, वहां कितना निवेश हो रहा है, मध्य एशिया के देश वहां निवेश कर रहे हैं और पाकिस्तान का अधिकृत जम्मू और कश्मीर में खाने पीने के लाले पड़े हैं, वहां लोग मारे जा रहे हैं, वहां चीन का वर्चस्व बढ़ रहा है, खासतौर पर गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके में। तो वो तुलना तो जरूर नजर आएगी, लेकिन 2019 अगर ट्रेलर थी तो असली फिल्म क्या होगी ये तो पहले 100 दिनों में नहीं लेकिन अगले 5 वर्षों में जरूर नजर आएगा पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर को लेकर, जिस तरह से सेनाओं का वहां जमावड़ा भी है और विकास जिस तरह से हो रहा है। लेकिन जो बड़ी पिक्चर है, बड़ी पिक्चर G20 ट्रेलर था। भारत किस तरह से अंतरराष्ट्रीय पटल पर उभर कर आएगा। अगर आप मैनिफेस्टो को भी देखें, बीजेपी के संकल्प पत्र को, तो G20 के बाद हिंद प्रशांत महासागर में भारत की क्या भूमिका रहेगी, किस तरह से अफ्रीकी देशों में भारत अपनी पैठ और ज्यादा बढ़ाएगा, चीन के चंगुल से विश्व को किस तरह से बचाना है, उस पर किस तरह से भारत काम करेगा, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत अपना प्रयास तेज करेगा। सवाल मैं ले लेती हूँ, ये पीओके से अपना पीछा पाकिस्तान क्यों छुड़ा रहा है? अभी कोर्ट में उसने कहा कि नहीं ये तो विदेशी जमीन है, उस पर भी 2 लाइन आप बोल दें। देखिए, पाकिस्तान भूखे भजन ना होए गोपाला तो सब जानते हैं। तो जब पाकिस्तान के पास अपना पेट भरने का पैसा नहीं है तो वो जानता है आने वाले समय में अनरेस्ट और बढ़ेगा। चीन ने पाकिस्तान को इतनी डांट लगाई है कि आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए और आप टेररिज्म पे कंट्रोल कीजिए, वो पाकिस्तान से हो नहीं रहा है। तो अब चाहे पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर हो या बलूचिस्तान हो या सिंध हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो, हर प्रोविंस में बहुत जबरदस्त समस्या है, गिलगिट बाल्टिस्तान में समस्या है। तो अगले 5 वर्षों में पाकिस्तान की समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी और केवल संभवतः पाकिस्तान का जो पंजाब सूबा है वही एक सुरक्षित पाकिस्तान लोहा गर्म है और सही समय पर हथौड़ा मार दिया जाना चाहिए। उम्मीद तो इसी बात की है। वापस आना है, एक्चुअली वो पंजाब, ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। हालांकि एक बार फिर डिस्क्लेमर के साथ कि ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि आगे क्या हो सकता है और उसी में देखिए भारत की ताकत ओलंपिक से सवाल, हाँ, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा, क्या वो होगा कि नहीं होगा? इंडिया के अंदर तो नहीं होगा। फरवरी के महीने में चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी जो आप पाकिस्तान को दे चुके हो, अब उसमें क्या होगा? इंडिया ने अभी तक तो हाँ की नहीं है और सब जानते हैं कि इंडिया नहीं ही जाएगा, तो क्या वो क्रिकेट डिप्लोमेसी हो सकती है या इस तरह का कोई लफ्ज नहीं? मुझे ये सुनने में आया था कि पाकिस्तान की हुकूमत बड़ी कीन थी कि शायद अब दोबारा से
दोनों सरकारों के बीच रिश्ते हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा नवाज शरीफ ही तब वहां पर प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन जो मैं इलेक्शन की स्पीचेस देख रहा था उसमें तो ऐसा लग रहा है क्रिकेट छोड़िए, ये तो चढ़ाई ही ना कर दे। तो गेंद अभी भी पाकिस्तान के पाले में ही है विक्रांत। पाकिस्तान अगर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेगा, भारत लगातार यह कह चुका है कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे तो कनेक्टिविटी जो नरेंद्र मोदी सरकार का एक की रिजल्ट एरिया रहा है, की फोकस एरिया रहा है, कनेक्टिविटी क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान आपको अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का एक्सेस नहीं दे रहा। अगर पाकिस्तान हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करे, कनेक्टिविटी फिर शुरू हो सकती है। केवल एक आतंकवाद मुद्दा है, कश्मीर को टाइमलाइन है, किस तरह से ले रहा है इसकी कोई टाइमलाइन। नरेंद्र मोदी 3.0 को पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से दिखा रहा है? पाकिस्तान का अगर आप सारा मीडिया देखें तो अच्छा सुनिए, हम हिंदुस्तान पे अपनी भारत चर्चा का रखते हैं। मीडिया थोड़ा पाकिस्तान को ज्यादा छोड़कर क्रिटिकल है। हिंदुस्तान पाकिस्तान पे का चर्चा मीडिया करते हैं। अभी तक सिर्फ पाकिस्तान नैरेटिव बनाता था, भारत अब आक्रामक है, सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं हम। लेकिन सही 125 दिनों का सबसे बड़ा आपको क्या एजेंडा लग रहा है तमाम बातों को सुन? देखिए, हमारे श्वेता सभी साथियों ने बहुत सारे एजेंडा बता दिए हैं, लेकिन हमें लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा एक जो सबसे भ्रष्टाचार पर चोट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोनों कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर चोट की बात करते रहे हैं। और बेनामी संपत्ति, ड्राइवर है, एक गरीब आदमी है, घर में काम करने वाला नौकर है, हाउस हेल्प है, और उसके नाम करोड़ों रुपए की कोठियां हैं, ज़मीनें हैं, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। अगर पहले हम बात करें एक राष्ट्र एक चुनाव की, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बन चुकी है, सिफारिश हो चुकी है, 18,000 से ज़्यादा पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंपी जा चुकी है। मतलब आप सोचिए कि कितना ज़्यादा काम हो गया है। 47 देश भर के जो राजनीतिक दल हैं उन लोगों से सलाह मशवरा कर लिया गया, उनकी राय उसमें शामिल कर ली गई है, जिसमें से 32 ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव, यानी कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। तो हमें लगता है कि ये तय है लगभग, क्योंकि महीना दिया गया है, प्लीज मई और जून में नहीं, इलेक्शन कमिशन ने कह दिया ना कि बहुत ज्यादा गर्मी जरूर वो जरूर होगा, जरूरी है, बिल्कुल जरूर होगा। लेकिन बेनामी संपत्ति, बेनामी संपत्ति, देश में इतनी संपत्ति है, बेनामी संपत्ति, आप चले जाइए, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो भ्रष्टाचार है, जिन्होंने करोड़ों नहीं अरबों रुपए कमाए हैं, देश का पैसा लूटा है, लोगों से रिश्वतें ली हैं। अभी उल्लेख हुआ था यहाँ पर जमीन दीजिए और नौकरी ले लीजिए। तो इस तरह के जो लोग हैं जिन्होंने अपने नौकरों के नाम पर, अपने साथियों के नाम पर, अपने पड़ोसियों के नाम पर, अपने विश्वास पात्रों के नाम पर जो जमीनें खरीदी हैं, जो फ्लैट्स खरीदे हैं, वो सब हिसाब होगा, सब वापस आएंगे। और ये राष्ट्र की संपत्ति में बहुत, हमें लगता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सिद्धार्थ, ये जितना आसानी से कहा जाता है उतना ही आसान होगा क्या? क्या जो पीएम कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार का पैसा लेकर और वापस लौटाएंगे जिसका पैसा था उसको? सिद्धार्थ से मेरा एक सवाल ये भी होगा, सिद्धार्थ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर भी इधर काफी चर्चा की गई, उस पर अगर सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट की जाएगी कि आने वाले 100 दिनों के एजेंडे में? देखिए, इस चुनाव के दौरान जो पैसा पकड़ा गया उससे पता लग गया कि कितना कैश इस चुनाव में वापस आया। बट आपने जो सवाल पूछा है, इसमें सबसे बड़ी बात श्वेता जी जो मुझे लगती है हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सब बात कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, पर आज मोदी प्रीमियम से चुनाव के नतीजे से पहले क्या हुआ, ये भी थोड़ा सा अगर हम इस पे विचार करें तो हम ये देखते हैं कि मार्केट्स ने, स्टॉक मार्केट्स में, जिसमें लाखों नए निवेशक, भारतीय निवेशक, छोटे शहरों से, गांवों से जो निवेशक आए हैं, आज लगभग 12 लाख करोड़ का कलेक्टिव उनके वेल्थ में इजाफा हुआ है। और जहां पैसा होता है और इतनी बड़ी मात्रा में होता है, तो कहीं ना कहीं पे बाजार ये संकेत दे रहा है कि मोदी प्रीमियम और मोदी से एक्सपेक्टेशंस क्या है। पहले 5 वर्ष हमने देखे, उसमें डिमोनेटाइजेशन जैसा चीज हुआ, जीएसटी आया। अगले 5 वर्ष में कोविड आया, कोविड के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेक्स के द्वारा इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। आने वाले 5 सालों में भारत को क्या चाहिए? सबसे बड़ी चीज जो चाहिए कि हमारी जो ग्रोथ अभी 2024 के वित्तीय वर्ष में हमने देखी 8.25%, और पूरी दुनिया में एक ऐसा नंबर था कि पूरी दुनिया में रिपोर्ट बनी इस पे कि ये कैसे हुआ है, क्या ये मेंटेन होगा? दूसरा, महंगाई को लेके क्या होगा? कल हमें पता लगेगा कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा था कि नहीं, जॉब्स का लॉस था कि नहीं, पेपर का जो नकल होता है वो था कि नहीं, टेक्नोलॉजी को लेके हमारी जानकारी हमारे
साथियों ने ये स्टोरी फाइल की है कि जो पेपर नकल है उसको लेके कुछ ना कुछ सेक्रेटरीज के ग्रुप्स जो कर रहे हैं उस पे काफी बड़ा कुछ स्टेप कानून बनाने की बात संकल्प पत्र में लिखा है। कानून तो ये थे, और मुझे याद आता है राजनाथ सिंह जी ने बहुत वर्ष पहले ये कहा था, 30 वर्ष पहले, कि मेरे कार्यकाल में जो ग्रेजुएट होंगे उत्तर प्रदेश से वो राजनाथ सिंह के ठप्पे के ग्रेजुएट होंगे। आज भी नकल केवल उस राज्य में नहीं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो मोटा मोटा जो एक्सपेक्टेशंस की दृष्टि से मार्केट की बात अलग अगर रखें तो भारत में अलग अलग वर्गों को अलग अलग प्रकार की सपोर्ट चाहिए। और सबसे बड़ी बात मोदी जी पे जो एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि जिस प्रकार से हम वेलफेयर कर रहे हैं, और टकाटक 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 खटाखट खटाटक कोई वेलफेयर नहीं है, जो दिया जा रहा है वो देते रहें और अर्थव्यवस्था बढ़ती रहे। ये सबसे बड़ी चुनौती 100 दिन और पूरे कार्यकाल की रहेगी। जीएसटी के दायरे में आएगा फिर पेट्रोल डीजल इकोनॉमी बनाने की जो बात गौरव, जीएसटी कम होना चाहिए। इंश्योरेंस प्रीमियम पे हर साल आप प्रीमियम पे जीएसटी दे रहे हो, यानी ये बहुत विशेषज्ञों ने कहा है कि जीएसटी में बहुत ऐसी चीजें हैं जो एंटी मिडिल क्लास हैं, और ये मैं बिल्कुल दावे से यहां कहता हूं कि इन चीजों पे भी ध्यान देना चाहिए। मध्यम वर्ग को सपोर्ट चाहिए, कॉर्पोरेट्स को टैक्स रेट कट मिली, मिडिल क्लास को नहीं मिली, तो शायद कहीं ना कहीं पे हम सब की उम्मीदें मोदी 3.0 अगर हुआ तो ये बड़ी उम्मीदें हैं। सिद्धार्थ, एक सवाल है मेरा, अब महंगाई और रोजगार को लेकर आपने बात कही, जब फील्ड में जाओ बड़ी आबादी इस बात को गिनाती है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उनसे सवाल पूछो तो वो ऐसा नहीं कहते हैं कि वो वोट किसको करने जाएंगे। तो क्या ये आपको लग रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी अगर मुद्दा है तो ये विपक्ष को फायदा कर जाएगा? क्योंकि 2019 में भी ये मुद्दा था, 2014 में भी था, 9 के चुनाव को महंगाई रोजगार एक बड़े मुद्दे के तौर पर हर बार सामने आता है, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पाता है, ये भी बड़ा सवाल चित्रा जी, कल शायद हमें ये डेटा मिल पाएगा कि जिन कॉन्स्टिट्युएंसी से, जिन जिलों से हमारी भारतीय सेना में बड़ी अधिक मात्रा में सैनिक जाते थे, जो अग्निवीर प्रोग्राम में कन्वर्ट हुआ है, नाराजगी थी, उनमें बीजेपी के प्रत्याशियों का क्या हश्र होता है। एग्जिट पोल तो इशारत कर रहे हैं कि हश्र नहीं थी। महंगाई के नाम पे इसीलिए मैं कह रहा हूं नतीजे आने से, बट एक इन्फ्रेंस बड़ी क्लियर है, जिस डायरेक्शन में एग्जिट पोल्स हैं और मार्जिन ऊपर नीचे कितना होता है उस पर अटकलें छोड़ दीजिए, बट अगर यही प्रकार की विजय होती है तो ये आपको मानना पड़ेगा दैट देयर इज अ मोदी प्रीमियम ओवर एंड अबव जॉब्स, नकल, बाकी ये बताइए कि दिल्ली का क्या, दिल्ली को लेकर अभी तक, मतलब देखिए एग्जिट पोल और गिनती के बीच सबसे बड़ी खबर ये बनी कि अरविंद केजरीवाल जेल वापस चले गए। आपने सारी कंस्टिट्यूएंसीज में देखा, अभी जो 125 दिन का एक्शन प्लान अगर इस एग्जिट पोल के अनुसार सरकार आ जाती है तो वो रहेगा। देखिए, संकेत बहुत दिलचस्प होते हैं, अभी जितनी बातें हुई उसमें और भी संकेत हैं, उस पर अगर आप दिल्ली पे पूछ रहे हैं तो यहाँ पे भी संकेत। एलजी ये सीधे कह चुके हैं कि जेल से सरकार चलेगी नहीं, तो क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा ये देखना होगा। आतिशी पहले ही ये आशंका जता चुकी हैं कि यहाँ पर अब केंद्र की साजिश है, यहाँ पर चुनी हुई सरकार को गिराना है, यही इनका मकसद है। तो सारे संकेत तो यही दिखा रहे हैं। मुझे लगता है जितनी बातें हम कर रहे हैं हो सकता है उसमें थोड़ा लेट हो, समय लगे, लेकिन ये शायद 100 से 125 दिनों में हो जाए, क्योंकि ज्यादा दिन सरकार नहीं चल पाएगी जेल के अंदर से, जो एलजी भी संकेत दे चुके हैं। तो मुझे लगता है इस पर पहले कुछ जल्दी हो जाएगी। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद और मतों की गिनती से एक दिन पहले आप टीम आज तक का ये विश्लेषण देख रहे हैं, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो अगले 125 दिनों में क्या क्या होने वाला है। बहुत सारी चीजें जो मैनिफेस्टो में रही, और मैनिफेस्टो में पहली बार ओलंपिक खेलों के लिए हम दावेदारी करेंगे। विक्रांत, ऐसी बात 125 दिन में तो नहीं आएगा, लेकिन 2029 के इलेक्शन से पहले आ जाएगा, क्योंकि आमतौर पर जो ओलंपिक्स होती हैं वो 7 साल पहले अवार्ड की जाती हैं। 2036 की आप बात कर रहे हैं। और श्वेता, आप ये मान लीजिए कि अहमदाबाद का वो ओलंपिक्स होस्ट करना, मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 90% वो डन डील, क्योंकि अहमदाबाद को ये होस्ट सिटी बनाएंगे, वहां पर काम भी शुरू कर दिया गया है। और जो पिछले साल कांग्रेस हुई थी, जो ओलंपिक चार्टर की, जो मुंबई में हुई थी पहली बार कई साल बाद, तो उसमें एक तरह से ये मत बनना शुरू हो गया था। बस एक ही उसमें अड़ंगा हो सकता है कि ये मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री ना आ जाए। द मोमेंट आप कहें कि सऊदी अरेबिया आ गया या कतर आ गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन उनके पास ना ब्राइब देने की कैपेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। और आप जानती हैं, मतलब खुले में बोल रहे हैं, ये होता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप है, ये ओलंपिक्स है, इससे पहले बहुत से स्कैंडल्स आए हैं। तो क्रिकेट तो देखिए, क्रिकेट एक ऐसी चीज है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा खेल वही है, बट वो सरकार के अंडर पुश कर देता है, फिर तो उसके सामने वो तो क्रिकेट भी करना चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि क्रिकेट जो है वो सरकार के अंडर नहीं आती,
बट बाकी खेल आते हैं। मुझे लगता है कि ओलंपिक्स अगर आपको इंडिया को अवार्ड हो गया, 2 बार इंडिया ने एशियन गेम्स कराए हैं, 51 में और 82 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, लेकिन ओलंपिक्स से बड़ा तो दुनिया में कोई इवेंट ही नहीं है ना। तो हम भी भले वो G20 की बात करें, कुछ भी करें, आप सोचिए शायद कुछ साल पहले ये नामुमकिन था इंडिया में ओलंपिक्स होगा, और जैसे मैंने कहा 2036 ओलंपिक्स, मैं बहुत सरप्राइज्ड होऊंगा कि इंडिया में अहमदाबाद में वो ना हो। नहीं, एक बार और पहले हुआ था ओलंपिक्स को लेकर डिस्कशन, जब कांग्रेस सरकार थी, यूपीए सरकार थी, जब इन्होंने कहा बिड लेकिन करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर इतना भ्रष्टाचार हो गया कि डर के मारे बिड ही नहीं किया हमने। और अंजना, यही इंटरनेशनल फोरम पे परिवर्तन है। G7 के साथ शुरुआत होगी और उसके आगे फिर आगे आप बढ़ते जाएंगे। आज मतलब ये हकीकत है, इससे कोई नो डिनाइंग। और G20 का जो सफल आयोजन भारत ने किया, उसके बाद से पूरे विश्व के मंच पर जो एक मतलब आप बहुत नाज से ही कहते हैं कि हम एक सफल आयोजन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कंसेंसस पर पूरे विश्व के ऐसे मुल्क जो आमने सामने आंखें तरेर कर तीर चला रहे थे आंखों से, अगर एक कंसेंसस बना तो वो उसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। और मुझे लगता है कि वो अगर सिलसिला बरकरार रहा तो जैसे एनआरआईज भी, जब हम लोग पीएम को बाहर कवर करने जाते हैं, एनआरआईज में एक बहुत जोश है भारत के बढ़ते कद को लेकर। उनको लगता है कि हमें नई पहचान, नई इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो मुझे लगता है कि वो और भी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन एक सिद्धार्थ से मेरा सवाल था जो मैं पूछना चाहती हूँ। आज सारे तीर धनुष सिद्धार्थ की तरफ है। सिद्धार्थ, 2 चीजों पर प्रश्न है मेरा, क्योंकि जैसा सुधीर ने कहा कि हम देख सकते हैं कि ज्यादा इकोनॉमिक डिसिप्लिन हो, ये जो फिस्कल प्रूडेंस की बात होती है, रेवड़ियां जो चुनाव में, क्योंकि अब पार्टियां नहीं कूदती हैं, खासतौर पर स्टेट इलेक्शंस में तो रेवड़ियां मैदान में रेस में उतरती हैं। हम 300 रुपए की देंगे, हम फला 100 की देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। और इसी का नतीजा है कि हैदराबाद में जो मेट्रो है उसकी बंद होने की नौबत आई, क्योंकि आप इसको फ्री राइड दे रहे हैं, उसको फ्री राइड दे रहे हैं। दे आर नॉट बिकमिंग मतलब इकोनॉमिकली वायबल थिंग्स। तो क्या आपको लगता है कि वहां तक कुछ करने की पीएम सोच सकते हैं? क्या उस तरफ कोई कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि पीएम ने चर्चा तो बहुत की है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन का पर्व्यू रहेगा। लेकिन क्या सरकार कुछ सोच सकती है? देखिए, सरकार की सोच, प्रधानमंत्री की सोच इस मैनिफेस्टो से बड़ी साफ साफ दिखती है। और जो आपने कॉन्टेक्स्ट दिया, पिछले 10 वर्ष में जो लाभार्थी का जो स्केल बना है देश भर में, अगर हम 70 करोड़ लाभार्थी अलग अलग स्कीम्स की देखें तो ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है तो उन्होंने देने में कमी नहीं रखी है। पर ये जो सब्सिडीज हैं ये टारगेटेड हैं। जैसे सबसे पहला अभियान आपको याद होगा जब गिव इट अप वाला कैंपेन आया था गैस सिलेंडर को लेके, तो बहुत लोगों ने चिंता की कि अरे गैस सिलेंडर देंगे क्यों, पाइप्ड गैस है, कभी पाइप में पीछे गैस बंद हो गया तो क्या होगा। तो एक माइंडसेट में परिवर्तन आया। अभी जो लेटेस्ट पॉइंट है कि हर घर में नल होगा, जल जाएगा, ये एक प्रकार से लॉन्ग टर्म कैपिटल ओरिएंटेड सब्सिडीज हैं जिससे एसेट्स बन रहे हैं। जो आपने कर्नाटक या तेलंगाना की जो बात की कि खासकर जो फ्री राइड फॉर बस वुमेन है, एलएनटी ने भारत की सबसे बड़ी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी एक प्रकार से, उसने वो मेट्रो बनाई। आज उस मेट्रो में सवारी नहीं है। एलएनटी सोच रही है कि वो अब उस कंपनी को बेच देंगे 1-2 साल में। वो हमारे यहाँ पे सबसे पहले उस कंपनी ने ये बात कही। तो ऐसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। मुझे नहीं लगता कि केंद्र कुछ करेगा, क्योंकि फिर वही एक सवाल उठेगा कि जो केंद्र राज्यों को दबा रहा है। जो आपने देखा साउथ में एक नैरेटिव पॉलिटिकल चला फेडरलिज्म को लेके, पर अगर स्टेट्स खुद नहीं करेंगे तो उन स्टेट्स की स्थिति खराब होगी। एक छोटी सी बात, जिन्हें ऐसे तथाकथित बीमारू राज्य कहा जाता है, आज आपको देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन है, बिहार में काफी परिवर्तन है। तो जो राज्य दक्षिण भारत में भी इस रास्ते पे जाएंगे, कहीं बीमारू का टैग यहां से वहां ना चला जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, मंगलसूत्र से लेकर मिक्सी, मतलब सब कुछ मुफ्त देने की, और दक्षिण में तो सबसे ज्यादा इसकी प्रथा थी। अगला प्रश्न लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म्स को लेकर है, क्योंकि उसमें भी विरोध सामना करने की वजह से आप देखिए अयोध्या का एयरपोर्ट चल पड़ा, कहाँ का एयरपोर्ट चल, लेकिन जेवर एयरपोर्ट में कितना लंबा वक्त लगा। क्या इस चीज को सरकार छुएगी? और बैंक्स का विलय, देखिए अंजना जी, आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबसे पहली जो ऑर्डिनेंस आई थी वो लैंड की ऑर्डिनेंस थी। नितिन गडकरी जी ने उसको ड्राफ्ट किया था, उसको विड्रॉ किया गया क्योंकि हाईवे कंस्ट्रक्शन रुक चुकी थी। परंतु उसके बाद जिस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन हुई है, आज लैंड को लेके बहुत ज्यादा 95% ऑफ द टाइम रुकावट नहीं है।
कहीं कहीं पे। और एक बड़ी जो हमने चीज देखी है, बड़े प्रोजेक्ट्स में आपने भी सफर किया, आपने तो हेलीकॉप्टर से बहुत सफर किया कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अब सरकार, गडकरी जी का एक बड़ा इनोवेशन था कि वो पैकेट्स में अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को दे रही है। एक कॉन्ट्रैक्टर डूब जाए तो पूरा प्रोजेक्ट नहीं डूबता है। तो मुझे नहीं लगता कि लैंड वाला बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये जरूर है कि फार्म सेक्टर को लेके, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को लेके जो पिछली बारी कदम वापस लेना पड़ा था, अब किस प्रकार से कदम लेंगे, क्योंकि आप इस मुद्दे को अंडर द सॉर्ट ऑफ रेडार नहीं रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और एक राजनीतिक मुद्दा है। एक बड़ी चीज जो होने वाली है, चाहे सरकार किसी की भी आए, एग्जिट पोल का नतीजा हमारे सामने है, लेकिन गगनयान जो भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा, और ये हर भारतवासी के लिए एक बहुत गर्व का पल होगा। राम जी की लेगेसी को भी पूरी दुनिया में कैसे फैलाएं, ये भी मैनिफेस्टो में है बीजेपी के। बिल्कुल, उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा है। इसीलिए मैंने आपको ये कहा कि जो ब्रांड भारत है, ब्रांड भारत में ये सारी चीज आ जाएंगी। ब्रांड भारत में आपकी संस्कृति भी आ जाएगी, ब्रांड भारत में आपका जो इतना गौरवशाली इतिहास है ये भी आ जाएगा, हमारे मंदिर भी आ जाएंगे। तो इन सब का एक तरीके से इसको आप ये कह लीजिए कि ग्लैमराइज करने की कोशिश की जाएगी। इसको और ज्यादा फैशनेबल ये और ज्यादा बनेगा, ताकि लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें और ज्यादा से ज्यादा इसके प्रति आकर्षित हों। लेकिन श्वेता, मैं वापस देखिए, अगर आपने इसको पढ़ा हो, एक्चुअली इसके अंदर प्रधानमंत्री ने सब कुछ लिखा है जो उन्होंने कन्याकुमारी से लिखा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो हम सब बात कर रहे हैं, ये होगा कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, तो उन्होंने फॉर्मूला इसमें दिया है। और फॉर्मूला ये कहता है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म फॉर द कंट्री। और रिफॉर्म करने की जो जिम्मेदारी है वो है लीडरशिप की। इसको समझ लीजिए, रिफॉर्म करने के लिए नीतियां बनाने की जिम्मेदारी है मोदी जी की और उनके कैबिनेट की। अब परफॉर्म करने की जिम्मेदारी है अफसरशाही की। उनको एक नीति दी जाएगी, उनको अफसर जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी वो परफॉर्म करेगी, और फिर जो आम जनता है वो जन भागीदारी के जरिए पूरे देश में ट्रांसफॉर्म करेगी। और इस तरीके से हमें एक बहुत बड़ा बदलाव अपने देश में देखने को मिलेगा। फिर वो आगे ये भी लिखते हैं कि 4 डायरेक्शन में विकसित भारत को हमें जाना होगा, और वो है कैसे हम विकसित भारत को प्राप्त करेंगे। स्पीड, स्केल, स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स। और इसमें भी वो ये कहते हैं कि स्पीड तो है ही, स्पीड तेज करनी होगी, हमें स्केल अपना बहुत बड़ा करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड जो है अपना उसको हमें अच्छा करना पड़ेगा। और इसके लिए क्वालिटी पर जो है बहुत फोकस देने की आवश्यकता है, यानी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाली जो उन्होंने एक फॉर्मूला ये दिया है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो उनका कार्यकाल होगा, इसमें आप जो मोदी की जो नीतियां हैं उनको आप अपने चरम पर देखेंगे, मतलब आपको उनको क्लाइमेक्स पर आपको देखने को मिलेगा। और इस बार जो उन्हें बहुमत जैसा दिख रहा है एग्जिट पोल में, अगर वैसा बहुमत उनको मिल जाता है, जो कि इन एडिशन विद 2 पहले के जो टर्म है, तो इस बार आपको कहीं ज्यादा मजबूत मोदी देखने को मिलेंगे। और अगर कहीं बुलडोज करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर इस बार बुलडोजर भी चलेगा। और विपक्ष पूरा डर के मारे कि जो बार बार जो संविधान, लोकतंत्र सबकी बात कर रहे हैं। चित्रा, देखिए, वो विपक्षी दल अब कुछ तो बताएंगे ना, वो लोगों के बीच जाकर क्या बोलेंगे। इसी वजह से बार बार वो कहते हैं कि संविधान खतरे में आ जाएगा और किस तरह से आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसकी पैरेलली नरेंद्र मोदी की ओर से जो बातें कही गई कि बाबा साहब आम्बेडकर भी आ जाएं तो भी आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन मुसलमानों को आरक्षण देने वाली जो बात थी, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार के मंत्रियों की ओर से ये बात कही गई कि हम उसकी समीक्षा करेंगे। अगर इस तरह से आरक्षण का प्रावधान है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आगे आने वाले 5 सालों में, जैसा कि सुधीर ने जिक्र किया, कि 5 सालों में आप देखेंगे फटाफट कई बड़े और कड़े फैसले भी लेते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार को। क्योंकि इसी वजह से ये मैंडेट, देखिए, अब इंडिया गठबंधन के एक साथ वजूद में आ जाने के बावजूद, इतनी बड़ी कैंपेनिंग नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक करने के बावजूद, अगर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि वो और मजबूती से आ रहे हैं। 2014 में 282 सीटें बीजेपी को मिली थी, 2019 में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 353 मिली थी एनडीए को। और इस बार अगर 400 के आसपास या हम 350 क्रॉस करते हुए भी अगर बीजेपी एनडीए को देखते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैंडेट है किसी सरकार को मिलना। तो यही कारण है कि बड़े और कड़े फैसले देखने को मिलेंगे। अर्पिता के पास एक बार मैं जल्दी से, चूंकि दिल्ली को लेकर ऐसा लगता है पहले जो 56 इंच के सीने की बात होती थी ना, इस बार जो है वो 6 पैक एप्स वाली सरकार होगी।
अब इसके बारे में आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अर्पिता, आप दिल्ली में लगातार कवरेज कर रही थी 7 सीटों पर। आप ये बताइए, ये जो इमोशनल कार्ड अरविंद केजरीवाल की ओर से खेला गया था कि जेल से सरकार में चलाऊंगा और वहां पर आप मुझे वोट दीजिए तो जेल जाने की नौबत नहीं आएगी, एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि वो कार्ड नहीं चला है लोगों के बीच में। इसके पीछे की वजह क्या नजर आई है? क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको आगे आने वाले वक्त में, आपने वो टर्म इस्तेमाल किया, सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब, सबका हिसाब। और बीजेपी ने एक इसी तरह का पोस्टर भी बना लिया है जिसमें नरेंद्र मोदी की फोटो है और ये तीनों बातें कही जा रही हैं। तो अब सबका हिसाब भी होगा 2024 में। अर्पिता, हिसाब का तो नहीं पता, देखिए, लेकिन ग्राउंड पर जब आप पहुंचिए ना तो दोनों मुद्दे बहुत अलग हैं। इस सवाल का सीधा सा मतलब यही कि देखिए, विधानसभा के चुनाव अलग तरीके से हैं, लोकसभा के चुनाव अलग तरीके से हैं। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनको अगर हम लोकसभा में जिता भी देते हैं, उनको पता है इंडिया गठबंधन मिलकर आप एक नेता नहीं चुन पा रहे हैं। तो एक ये विषय है लोगों के दिमाग में कि प्रधानमंत्री कौन होगा। जब बात प्रधानमंत्री की आती तो लोग अलग तरीके से मतदान करते हैं और वही कुछ यहाँ दिल्ली में भी खासतौर पर देखने को मिला है। लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज जो मैं ऐड करना चाह रही हूँ, डिजिटलाइजेशन जो हुआ, हम लोगों ने बहुत धीरे धीरे उसको देखा कि लोग अब पेटीएम, मतलब आप कॉफी पीने जाइए, चाय पीने जाइए, वहां पर भी आप डिजिटल पेमेंट कर देते हैं। बहुत छोटी सी चीज है जिस पर हम चर्चा होती है, लेकिन उसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो ये होगा कि जब हम 2029 का चुनाव कवर करने के लिए जब हम निकलेंगे, तो इस बार अंजना हेलीकॉप्टर से गई थी, तब तक शायद हम सब लोग ऑफिस एयर टैक्सी से आएंगे और ये ड्रोन और एयर टैक्सी का जमाना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना होगा, एप्पल, टेस्ला, सेमीकंडक्टर। ये सब तो एक सपना है, लेकिन जो हो सकता है उस पर मैं फोकस करती हूँ। और एक सेकंड, अर्पिता हो, चित्रा हो, श्वेता हो, सईद हो, ये हो, सब जितने हैं, हम सब जो बाहर गए हैं वो चाहते हैं कि भाई गर्मी में चुनाव मत करो। ये बिल्कुल सही है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर हुआ था श्वेता, जब उन्होंने इससे पहले कि हम रैप अप करें, इससे पहले कि हम बात करें, जो तीन हमारे साथी नहीं बोल पाए हैं, इन तीनों, आप लोग क्या क्या सोचते हैं? एक तो है उनका रोड मैप, लेकिन अगर ये मिले कि ये प्राथमिकता हो तो सईद क्या होगी? प्राथमिकता तो हम बहुत सारी बता सकते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे उठाया गया, क्या मुसलमानों का आरक्षण खत्म हो रहा है और वक्फ बोर्ड को खत्म किया जा रहा है। मेरे दो प्रश्न आप सबके लिए, समय नहीं, कभी और चर्चा करें। नहीं, क्या फिर से, क्या मुसलमानों का आरक्षण, ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण से अलग किया जा रहा है या कर दिया जाएगा? देखिए, राजस्थान की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने ये कह दिया, यूपी ने कह इसलिए दिया सबसे पहले वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है, तो खत्म हो रहा है क्या वक्फ बोर्ड? सबसे ज्यादा जमीन है भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड जी चाहते हैं ऐसा हो। नहीं, बुनियादी एक जो सबकी मांग रहती है, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी हो, जो सब लोग चाहते हैं, एक पारदर्शिता हो। ऐसा ना हो कि जो मीटिंग भी चल रही होती है उस पर भी हम लोग अनुमान ही यहाँ पर लगा रहे होते हैं कि क्या दरअसल एजेंडा रहेगा सरकार का अगले 100 दिन का। आपको पता रहे पारदर्शिता रहे, इतनी पारदर्शिता तो हो ही सकती है। ऐसा तो नहीं है कि आप पाकिस्तान और चीन पर कोई निर्णय ले रहे हैं। पारदर्शिता वो बताएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अग्निवीर स्कीम शुरू हुई थी, इसमें जो परिवर्तन की आवश्यकता है वो जरूर लाए जाए, ताकि मैं कहना चाहती हूँ पैरेलल भर्ती जारी रहे। अग्निवीर केवल एक नहीं हो सकता है, नहीं, और अग्निवीरों को सीएपीएफ में लिया जाए, मैंडेटरी लिया जाए, ताकि और जो सेना की भर्ती जारी रहे जो बंद कर दी गई है। और अगर उसने देश के लिए लहू बहाया है तो उसकी रक्षा, उसके परिवार की रक्षा निरंतर की। चलिए, तो ये टीम आज तक की तरफ से आपने ये तमाम बातें सुनी। लास्ट बॉल पे इनको विक्रांत, मैं तो कहता हूं टैक्सी चलवा दीजिए। मेरा और विक्रांत जो हम दोनों यही चाहते हैं, हम अगले चुनाव में हो जाए, आपकी पॉल्यूशन, हम अगले चुनाव में ऑफिस एयर टैक्सी में आना चाहते हैं। लोग हमारा लक्ष्य ये है। टैक्सी आप उससे पहले किसी वर्ल्ड कप में एयर पेट्रोल टैक्सी पे चर्चा हो रही है, बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, टैक्सी पे जाए। चलिए, ये 125 दिनों में क्या एजेंडा हो सकता है और क्या चाहता है हिंदुस्तान की एजेंडा हो,